नहीं वो गल करना है चौधरी कभी कदार आंदा मैं ले मेरे बच्चों रेडी ले बेटा मिस्टर ए इसने ऑफर का लेटर लिखा है आज ही इसने ऑफर का लेटर लिखा है 24 तारीख 24 जून और ये मुझे मिस्टर बी को मिला है ऑफर का लेटर ले आओ ये खुश हो जा वो तो पता नहीं कोई मानता कि नहीं मैं तेरी गल मान लगी मजाक कर रहा हूँ 30 जून को उसका ऑफर का लेटर मिल गया लो मेरे बच्चों मिस्टर बी ने क्या किया इस ऑफर को एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया अजीम कर लो बोल लाले 5 जुलाई ले बड़ा ये एक्सेप्टेंस का लेटर मिस्टर ए को मिला है बोल दे जल्दी 9 जुलाई लो भैया पहले तो यहां तक की बातें बताओ एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई हाँ ये लाजमी मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं ऑफर बोलूंगा तो फिर भी आप किसके लिए बोलोगे लेकिन तब नहीं बोलते एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है ऑफरर के लिए जब लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दिया एक्सेप्टर की पहुंच से बाहर निकल गया एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट हुई मिस्टर बी जो एक्सेप्टर है यहाँ पे ये है एक्सेप्टर ये है ऑफरर ऐसे था मेरे बच्चों तो मिस्टर बी एक्सेप्टर के लिए ऑफर की सॉरी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है नो अब मुझे असूल बताओ आपने बोला कि सर एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफर के लिए कंप्लीट हुई है 5 तारीख को असूल क्या था बोला जब लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दे एक्सेप्टर की पहुंच से बाहर निकल जाए तो समझ लो उसी वक्त एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफर के लिए कंप्लीट हो लेटर मिले या ना मिले उसे कानून कहता है इसी दिन एक्सेप्टेंस हो गई है लेकिन किसके लिए ऑफर के लिए अभी इसके लिए टाइम फिर हमने कहा था कि एक्सेप्टर के लिए कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी बोला हाँ जब इसकी एक्सेप्टेंस ऑफर के नॉलेज में आ जाएगी ऐसे तो मेरे बच्चों यहां तक की बात तो सही जा रही ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई 30 जून को और रूल बताओ जब ऑफर के नॉलेज में आ गई ले बेटा अब अगली बात मिस्टर ए ने अपनी ऑफर की रेवोकेशन का लेटर लिखा मिस्टर ए ने अपनी ऑफर की रेवोकेशन का लेटर लिखा है मेरे बच्चे बोल दे भाई जल्दी 26 और 23 ना कर बे शर्मा अभी तो लेटर उसने लिखा नहीं ले बेटा 26 तारीख को मिस्टर ए ने अपनी ऑफर की रेवोकेशन का लेटर लिख दिया और ये जो ऑफर की रेवोकेशन का लेटर मेरे बच्चे अज्यूम करो मिस्टर बी को मिला है बोल दे भाई 2 जुलाई को सॉरी 2 जुलाई को मुझे ये बताएं रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई शाबाश रेवोकेशन करने वाले के लिए रूल क्या जब वो रेवोकेशन का लेटर ऐसे पोस्ट कर दे उसकी पहुंच से बाहर निकल जाए समझ लो उसकी तरफ से कम्युनिकेशन हो गई उसके लिए ये करो उसके लिए कम्युनिकेशन हो गई और फिर जिसको की है उसके लिए जब उसके नॉलेज में आ गई अब मुझे बताओ वैलिड है कि नहीं वैलिड क्यों बोला एक्सेप्टेंस 5 को ही है उससे पहले रेवोकेशन मिल गई बात समझ आ रही है कि नहीं नहीं बेटा नहीं बेटा याद करें कल हमने चैप्टर नंबर 3 अच्छा कल आपका चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट होगा बेटा दोबारा से कल चैप्टर नंबर है यार मेरा ख्याल है दोनों जब भी होंगे अलग होंगे या तो ऑब्जेक्टिव होगा तो फिर आपको रात 12 बजे तक का कल टाइम मिल जाएगा अगर ये सब्जेक्टिव हुआ तो फिर सारी बात आप यहीं पे आगे करेंगे उसमें तो उम्मीद यही है ये सब्जेक्टिव हो ले बेटा कल चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट हो चैप्टर नंबर 3 हमने कल पढ़ना शुरू किया था याद करें जरा चैप्टर नंबर 2 की बातें थोड़ी सी याद करवा दें ऑफर हो उसमें ऑफर हो और उसकी एक्सेप्टेंस हो तो क्या बनती है क्या हर ऑफर वैलिड होती थी कितनी कंडीशन पूरी करनी पड़ती है 4 कौन कौन सी बना 2 बंदे सडन एंड डेफिनेट अगर कंडीशनल है तो एट द टाइम ऑफ ऑफर कम्युनिकेट करनी है आपने और चौथे नंबर पे ऑफर इनविटेशन ऑफर में फर्क होता है फिर हमने कहा था कि क्या हर एक्सेप्टेंस वैलिड होती है
नहीं, हमने कहा था कि एक्सेप्टेंस को वैलिड होने के लिए 6 रिक्वायरमेंट्स। एक तो क्या कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट और कंडीशनल। उसके बाद रीजनेबल मोड में, और अगर अगर तो पहले तो अगर मोड बताया हो उसी मोड में, अगर मोड ना बताया हो रीजनेबल मोड में, और चौथे नंबर पे ऑफर का पता हो तो एक्सेप्टेंस होती है, नहीं तो नहीं होती। या तो चीज घूमने वाली और ढूंढने वाली। उसके बाद ऑफर पहले रिजेक्ट ना हो चुकी हो और ऑफर पहले टर्मिनेट ना हो चुकी, ऐसे में रोचो। फिर हमने डिस्कस किया था कि मान लो कि जब ये प्रॉमिस बन गई, इसमें हमने क्या ऐड करेंगे, कंसीडरेशन। अच्छा, कंसीडरेशन इन रिटर्न मिलना ही होता है या कुछ और भी, प्रॉमिस भी कंसीडरेशन होती है रोचो। एग्रीमेंट बन गया, एग्रीमेंट में क्या ऐड करेंगे, इन्फोर्सेबिलिटी। तो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जब ये भी वैलिड हो, ये भी वैलिड हो, ये भी वैलिड हो और ये भी ऐड हो रही हो, क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। और इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या होगा, वैलिड। क्या इसका कोई और नाम भी है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, या खाली कॉन्ट्रैक्ट बोल दो। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, कि भैया कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। अब जरा वापस आ जाओ इस तरफ। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, कोई कमी बेची नहीं, यानी कि वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस, वैलिड कंसीडरेशन, इन्फोर्सेबिलिटी भी ऐड है, सब कुछ। चार चीजें, यानी कि इसमें 4 चीजें। कौन कौन सी, प्रॉमिस एग्रीमेंट तो बनते हैं ना, प्रॉमिस एग्रीमेंट तो बनते हैं, यानी कि टोटल 9 चीजें। तो गोली मारो, मैं इस एक्विजिशन की बात कर रहा हूं, इस एक्विजिशन 3 3 3 9 चीजें। ये 3 तो बनती है, पीछे रह गई ये 6 चीजें। इन 6 में से 2 इधर से ही आए, इन तो निकालो। बाकी कितनी रहेगी चीजें, 4 चीजें। ये चारों की चारों अगर फुलफिल हो रही, वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन वैलिड, और इन्फोर्सेबिलिटी जिन बेस पे होती है वो इन्फोर्सेबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही बच्चों, लेकिन कल हमने डिस्कस किया था, अगर अज्यूम कर लो बने कॉन्ट्रैक्ट ही हो, कॉन्ट्रैक्ट ही, लेकिन अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई थोड़ी बहुत कमी बेशी रह जाए, है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कोई किसी पार्टी के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाए, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी अग्रीव होगी, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल का मतलब क्या है, चाहे तो खत्म कर दे, चाहे तो कंटिन्यू रखे। कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, कानून कहता है बन गया कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन आपके साथ नाइंसाफी भी हुई, चाहे तो इसको कंटिन्यू रखो, चाहे तो। अब जस्ट एग्जाम्पल, चलो मान लो आप किसी और कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहे थे लॉ, हमने गार्ड अंकल को बंदूक दे के बैठाया हुआ बाहर दरवाजे, यहां से कोई भी गुजरे, इसको इधर बुलाओ। गार्ड अंकल ने कहा लॉ पढ़, अंदर जा, अंदर जा, इधर सीएफई में एंटर हो, कहां पे एडमिशन हो, भाई आपका एडमिशन, उसने, आप खुद सोचो ये आपकी मर्जी से हो रहा है, समझाने की बात कर, हो गया, आपने करवा दिया एडमिशन। अब यहाँ पे क्लास में बैठे हो, ऑफर भी हुई, हमने ऑफर किया आपको, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ी क्योंकि बाहर चाचा बैठे हुए, ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, प्रॉमिस हुई, प्रॉमिस में कंसीडरेशन में दोनों के लिए आपको कोचिंग मिल रही थी और हमें फीस। और इसमें अज्यूम कर लो कानून कहता है किसी हद तक हम इन्फोर्सेबिलिटी भी ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पार्टी के साथ जुल्म हुआ है, ना इंसाफी हुई। कानून कहता है वो पार्टी, अब उसके पास ऑप्शन है, जहां पे इस तरह की कमी पेशी रहे उसके पास ऑप्शन है, भाई अगर मन कर रहा है खत्म कर दो कॉन्ट्रैक्ट, हम आपके साथ करेंगे, कंटिन्यू रखना है तो फिर आपकी मर्जी, ये लेकिन याद रखना गुजरना आपने इसी रास्ते से, चाचा यहीं पे बैठा हो, आप कहेंगे बेहतर यही है, जो मर्जी है, जिस तरह की किस्मत, थोड़ी बहुत समझ तो आ ही रही है, मैं यहीं पे पढ़ लेता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, हमने डिस्कस किया था कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, देखो मैंने कहा कि मेरे बच्चों पूरे लॉ के अंदर अल्फाजों की तमीज रखनी है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या खाली कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ही होता जिसमें सब रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई। अगर कहीं पे भी आपके पूरे लॉ के अंदर लफ्ज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आ गया ना, तो मेरे बच्चों के दिमाग में फौरन से आना चाहिए यहाँ पे किसी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है, कोई ना कोई यहाँ पे अग्रीव्ड है, गरीब नहीं अग्रीव्ड है, ऐसे मेरे बच्चों। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बोला है, इसका मतलब क्या है, चाहे तो खत्म कर दे, चाहे तो कंटिन्यू रखे, लेकिन ये चाहत किसके पास है, हाँ ये ना बोलना चाहत बदली के पास, ये किसके पास है, ये अग्रीड पार्टी, मजलूम पार्टी के पास है मेरे बच्चों। अब ये हमने कल डिस्कस कर लिया था, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई कमी बेशी रहेगी, और उस कमी बेशी की बेस पे कानून ने ऑप्शन दिया था, भाई कंटिन्यू रखना चाहते तो कंटिन्यू रखो, खत्म करना चाहते तो खत्म कर दो। ले मेरे बच्चे, फिर हम, अगर आपको याद हो कल हमने डिस्कस किया था, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। लफ्ज क्या था बोला, वॉइड। अच्छा वॉइड का मतलब क्या होता है बोला, वॉइड का मतलब क्या होता है, अरे कौन हो रहे तुम,
मतलब नशेइयो, वो कल मैंने कुछ नहीं बनाया आपको, ये वॉइड का मतलब नहीं बताया मैंने आपको, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बताया, फिर वॉइड एग्रीमेंट बताया, और उसने किताब में भी लिखा होता है ऐसी चीज जो शुरू से ही गलत हो, मतलब ममनू। को सोचा 5 लाख पूरा लॉ पढ़ लेते अगर ये बात ना मैं पूछता आज आप, पूरा सिलेबस खत्म हो जाना था। और आप लोगों के लिए होता है वॉइड का मतलब क्या है, हलफ क्या बोला था आप लोगों ने, कुछ भी इस तरह का। लेकिन वापस हमने डिस्कस किया था, देखो लफ्ज क्या होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। हमने कहा था देखो मेरे बच्चे पूरे अल्फाज का मतलब समझना है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो कभी भी इसके साथ लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, बार बार मैं बता रहा हूं आपको, ये यहां तक पहुंचा हुआ, ये यहां तक पहुंच किधर गया, खत्म कर दिया। ये मेरे बच्चे यहां तक ऑफर एक्सेप्टेंस प्रॉमिस, और फिर उसके साथ कंसिडरेशन एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के साथ इन्फोर्सेबिलिटी, तो क्या बनाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि है ये कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कानून कहता था ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बनते वक्त बिल्कुल वैलिड था, बन गया था ये, लेकिन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अब परफॉर्म करना ममनू हो और किसी पार्टी का कसूर भी ना हो इसके अंदर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जहां पे कहीं पे लफ्ज आज के बाद आएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, आपने कहना ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, कानूनी तौर पे परफॉर्म नहीं हो सकता, और किसी पार्टी का कोई कसूर भी नहीं है इसके अंदर, याद रखोगे मेरे बच्चों। फिर हमने डिस्कस किया था कल, एक होता है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट है ये भी ममनू, लेकिन मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था, ऑफर हो एक्सेप्टेंस हो तो क्या बनती है, प्रॉमिस, प्रॉमिस में कंसीडरेशन ऐड हो तो क्या बनता है, एग्रीमेंट। और कानून यहीं पे खड़ा हो, भाई रुक 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 रुक, ये मना है, ये मना है, ये एग्रीमेंट ही मना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये एग्रीमेंट आपने बना भी लिया, इसमें हम कभी भी इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करेंगे, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। भाई हम पहले आपको बता रहे हैं ये ममनू है, ममनू है। हमने बोला कि सर वॉइड एग्रीमेंट आप बोल रहे हो, ममनू एग्रीमेंट जिसको नहीं करना मैंने, लेकिन सर अगर मैंने कर लिया, वो कहते हैं हम इन्फोर्सेबिलिटी ऐड करेंगे। मतलब अगर आपके साथ कोई नाइंसाफी हो गई, आपका किसी ने हक मार लिया, आपके साथ वादा करके किसी ने पूरा नहीं किया, हमारे पास इंसाफ के लिए ना, क्योंकि हम पहले मना कर रहे हैं आप। जैसे हमने डिस्कस किया था, बच्चे के साथ एग्रीमेंट कर लेते हो, अगर आप पागल के साथ एग्रीमेंट कर लेते हो, किसी कैदी के साथ एग्रीमेंट कर लेते हो, इस तरह के एग्रीमेंट क्या होते हैं, ममनू होते हैं। अगर कर भी लोगे, इनकी कोई हैसियत नहीं होगी, कल उसने पूरा ना किया तो आप इंसाफ के लिए अदालत में नहीं जा सकते, याद रखोगे मेरे बच्चों। तो वॉइड एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट जो शुरू से ही मना हो, यानी कि ये नहीं होता। अच्छा देखो उसने यहाँ पे बेचारे ने कितना आपको तड़प की एक चीज बताई थी, कहता वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को आपस में कहीं आपने मिक्सअप नहीं करना। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट था ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जो बनते वक्त बिल्कुल वैलिड था, बाद में हालात की वजह से वो परफॉर्म नहीं हो सकता था। वॉइड एग्रीमेंट ये नहीं कि बनते वक्त वैलिड एग्रीमेंट था, बाद में हालात की वजह से परफॉर्म नहीं हो सकता, नहीं। कहता वॉइड एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट है जो शुरू से ही मना है, इस एग्रीमेंट को कभी आपने करना ही नहीं। जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जो शुरू में पॉसिबल भी था, हो भी गया था, लेकिन परफॉर्म नहीं हो सकता था। वो कॉन्ट्रैक्ट करना मना नहीं था, वो परफॉर्म करना मना है, क्योंकि हो ही नहीं सकता परफॉर्म। याद रखो इस बात को, पढ़ेंगे इसको आगे। देखो अभी तो हम किनारे पे बैठे ना, अभी तो टर्म्स पढ़े, ये सारे आने आगे, कौन से वॉइड एग्रीमेंट होंगे, कौन से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होंगे, है कब कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, ये सब पढ़ना आप। परेशान ना हो जाइएगा सर ये पता नहीं क्या बता रहे हो आप अभी तक, जी है ना, शर्म कर कुछ, ये सर तड़प तड़प के मैं मर गया 10-10 के, अजय भी है सर, बेशरम ले बेटा। उसके बाद कल अगर आपको याद हो, जाते जाते एक और लफ्ज मैंने आपको बताया था, इलीगल एग्रीमेंट। हमने कहा था कि वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट में फर्क होता है। इलीगल एग्रीमेंट गैर कानूनी है, गैर कानूनी है। इस तरह के एग्रीमेंट करोगे तो समझ लो रियासत को चैलेंज कर रहे हो, तो रियासत को चैलेंज करोगे तो रियासत चपेड़े भी मारेगी। तो हमने डिस्कस किया था इस एग्रीमेंट को खाली करना मना ही नहीं, इन एग्रीमेंट्स को करने पर सजा भी मिलती है। वॉइड एग्रीमेंट करने को सजा नहीं मिलती, अगर वॉइड एग्रीमेंट कोई कर ले तो उस पर सजा नहीं मिलती, लेकिन इंसाफ भी नहीं मिलता। अगर इलीगल एग्रीमेंट करोगे इंसाफ भी मिलेगा, सजा भी मिलेगी। इंसाफ मतलब वो सोचे, बताएंगे फिर आपको, है चर्च खरीद रहा है, बंदे मारने का एग्रीमेंट कर रहा है, कब्जे के एग्रीमेंट कर रहा है, इस तरह के एग्रीमेंट क्या है, इलीगल। याद रखोगे, कोई मान लो क्या बाहर 2-4 बंदे आपस में एग्रीमेंट करके खड़े हुए, कदीर को किडनैप कर, अल्लाह माफ करे, ये जो एग्रीमेंट वो करके बैठे हुए, ये मना है, ये करने पर भी सजा है। कदीर उनसे अगवा हुआ ही नहीं, लेकिन वो जो एग्रीमेंट का जब कानून को पता चलेगा, उस बेस पे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी मेरे बच्चे, याद रखोगे। कदीर बचा दे भैया तुझे, ले बेटा, ये बच्चों वाली बात होगी आगे। कहता कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बनता था। क्यों बोला, ऑफर होती थी, क्या हमने पढ़ा था, ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस तो क्या बनता था, प्रॉमिस, प्रॉमिस में कंसीडरेशन तो क्या बनता था, एग्रीमेंट में। और ये एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बनता था कब बोला, जब इस एग्रीमेंट के अंदर हम क्या ऐड कर देते थे,
इन्फोर्सेबिलिटी, एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी ऐड करें तो, और इन्फोर्सेबिलिटी क्या होती थी बोला, कानूनी मदद, कानूनी कार्रवाई, जब कानून आपकी मदद को भी आ रहा। तो अब मेरे बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं हर कॉन्ट्रैक्ट, या ये लफ्ज ना बोलो, वो कौन से एग्रीमेंट हैं जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही वैलिड है ना। तो वो कौन से एग्रीमेंट हैं जो क्या बनते हैं, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, उसके लिए हमें कुछ एसेंशियल्स पूरे करने पड़ेंगे। तो 5 एसेंशियल है मेरे बच्चे। कितने एसेंशियल्स हैं? 5, वैसे 7 हैं, किताब बनाने वाले की मर्जी, जो उसने बता दिया हम वैसे ही पढ़ लेंगे। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कितने बोला? 5। सबसे पहले वो कहेगा द एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट इफ इट मीट्स द फॉलोइंग कंडीशंस। पेपर में पूछे तो हमने यही लिखनी है कि बताएं वो कौन सा एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कितनी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी उसको? 5। सबसे पहले जो 2 बंदे कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, एटलीस्ट 2, ज्यादा भी हो सकते हैं, जो 2 बंदे कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं वो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करें। उनकी कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री कंसेंट होनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं जो 2 बंदे कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो ये दोनों कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, यानी कि इनमें कॉन्ट्रैक्ट करने की अहलियत भी होनी चाहिए। बात समझ आ रही कि नहीं? उसके बाद कहते हैं जिस द एग्रीमेंट इज मेड फॉर लॉ, जो दोनों एक दूसरे को, मान लो कि एक दूसरे को इन रिटर्न पे कर रहे हैं, या जो इन रिटर्न दे रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? वो लॉफुल होना चाहिए। आप मुझे 10,000 दे रहे हो, मुझे 10,000 दे रहे हो, 10,000 देना पाकिस्तान में किसी को अनलॉफुल है? लॉफुल है या अनलॉफुल है? लेकिन बदले में चर्च मांग रहे हैं। अब मुझे जो 10,000 मिल रहा है वो तो मेरे बच्चे बिल्कुल लॉफुल है, लेकिन जो आपको मिल रहा है वो अनलॉफुल है। तो आपके लिए कंसिडरेशन अनलॉफुल, मेरे लिए कंसिडरेशन लॉफुल, दोनों के लिए लॉफुल होनी चाहिए। जो दोनों इन रिटर्न जो दोनों को मिल रहा है वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। तो कंसिडरेशन क्या हो? लॉफुल। अच्छा, उसके बाद एग्रीमेंट इज मेड फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट, मकसद भी लॉफुल होना चाहिए। अच्छा, मकसद और कंसिडरेशन ये दोनों इकट्ठे ही होते हैं, ये साथ साथ चलते हैं, ये कभी दोनों अलग नहीं होते। जस्ट एग्जांपल, मुझे मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे 10,000 चाहिए। मैं क्या करता हूं, मैं अज्यूम कर लूं कि आपको कहता हूं कि भैया ये जो मोबाइल है मुझसे, ये 10,000 रुपए का खरीद लो। तो मुझे क्या चाहिए? 10,000 रुपए। मेरा मेरा मकसद क्या है? पैसे इकट्ठे करना। मैंने कोई इलाज करवाना है, कुछ इस तरह का मामला, मुझे 10,000 चाहिए, मकसद 10,000 इकट्ठा करना है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं बेटा ये मुझसे मोबाइल 10,000 का खरीद लो, आप मुझसे मेरी ऑफर ये एक्सेप्ट कर लेते हो। यहाँ पे मेरे बच्चे देखो, आपको कंसिडरेशन, आपका मकसद है मोबाइल खरीदना, वही मकसद देखो, मोबाइल मिलना ये आपके लिए कंसिडरेशन, लेकिन वही आपका मकसद भी था। 10,000 मुझे मिल जाता, वो मेरा मकसद था, और वही 10,000 मेरे लिए क्या बनेगा? कंसिडरेशन। तो भैया ये दोनों चीजें साथ साथ है। आपने रिक्शे वाले को कहा भैया रुक, मुझे CFE तक छोड़ा, मैं आपको 500 रुपया दे दूंगा, उसने आपकी इस ऑफर को, आपका मकसद था CFE तक आना, तो आपके लिए वही आपका CFE तक आना क्या? वही कंसिडरेशन। उसका मकसद था कि भाई मैं अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा लूं, उसको आप जो 500 रुपया दे रहे हो वो उसकी रोजी रोटी। तो मकसद और कंसिडरेशन दोनों साथ साथ चलते हैं। आपका मकसद है घर खरीदना, आप किसी को कहते हो भैया मुझसे 2 करोड़ ले लो और घर भेज दो, उसने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, उसको पैसों की जरूरत थी, आपने उसको 2 करोड़ दिया, उसकी जरूरत पूरी होगी, आपको घर मिल गया, आपकी जरूरत पूरी होगी, आपका मकसद पूरा हो गया। याद रखोगे ना, ये एक्चुअली कंसिडरेशन और मकसद दोनों सेम ही होते हैं, एक का मकसद दूसरे के लिए कंसिडरेशन। नुकसान पहुंच गया तो फिर वो किस तरह, मतलब कानून तक वो जा नहीं सकता, तो फिर वो किस तरह रिपोर्ट करेगा? यानी कि आपने किसी से 2,000 की चर्च खरीदी थी, हाँ, तो उसने आपको चर्च सप्लाई नहीं की, अब आपके साथ नाइंसाफी हुई और आप चाह रहे हो कि मैं जाके इंसाफ मांगू, शर्म करो मुझे। तो भाई भाई कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, ये आपका आपस का मामला है। यार खुदा का खौफ करो, यानी कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हो और फिर आप ये कर रहे हो कि मान लो कि आप जस्ट एग्जाम्पल, किसी ने आपको कहा कि चलो वही बात कि वही जो 2 बंदे हैं उनकी किसी ने जिम्मेदारी लगा रखी है कदीर को किडनैप करके लेकर आओ, मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा। अच्छा, वो किडनैप करके लेकर चले गए, अभी उनको करोड़ रुपया वो पे नहीं कर रहा, वो कहेंगे सर देखिए उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। ऐसे ही ना मेरे बच्चे, अब वो किस अदालत में जाए, किस अदालत में भेजना चाहते हैं उनको? खुदा का खौफ कर। जब कोई गैर कानूनी काम करने के लिए आपस में किसी के साथ कोई गैर कानूनी काम में नाइंसाफी हो भी जाती है, उसको तो और चपेटें पड़नी चाहिए, उसने ये काम किया ही क्यों? अच्छा चेक करो, गैर कानूनी काम से इंसाफ लो बन गया। मासूमियत ही कोई। कौन रिकवर करेगा? सर कह रहे इधर सवाल कर पूरा, शायद कोई बात हो बीच में।
तो फिर इलीगल होता है, लेकिन फिर लोग उसको देता है। तो जब पकड़े जाते हैं फिर देखते हो ना इनके साथ सलूक क्या होता है। देखो मेरे बच्चे, मैं यही कह रहा हूँ, जब इलीगल काम हो वो हम छुपके ही करते हैं, जब पकड़े जाए तो चुपेड़े ही पड़ती है उसकी। किसी कवर कैसे करवाया, लेकिन उसने नहीं दिया चर्च तो मैं यही तो कह रहा हूँ भाई, पहले ही छुप छुपा के करो ये चर्च। तो पुलिस वाले में आकर मेरे चर्च नहीं मिल रही मेरी, वो वहीं पे बैठा लेंगे आपको, भाई बहुत नेकी का काम करते इसको अंदर करो। अच्छा यहाँ पे आपको देखा होगा पिछले दिनों में हमारे जो यहाँ के जो लाहौर के वो हैं, वो कहते हैं कि देखिए ये जो चस्सी शस्सी होते हैं ये हमारे लिए वबाले जान बने हुए। हम क्या करते हैं, इनको पकड़ने जाते हैं, पहले नंबर पे तो इनके पास इंजेक्शन होते हैं, अल्लाह माफ करे, हैं? तो ये वो क्या करते हैं, हमें मारते हैं, और उनमें होता है एड्स। तो हमारे जो पुलिस ऑफिसर हैं बेचारे, वो जो पुलिस के नौजवान हैं बेचारे, उनको इनको एक दो बीमार कर रहे हैं। और दूसरा जब इनको ले आते हैं तो ये वहां पे उसको टकरे मारते हैं, उसको मान लो कि हवालात की जालियों को, कि हमें चर्च दो, हमें खुद बुलानी पड़ती है इनको। तो जाहिर बात है वो मर जाएगा वहां पे, नहीं तो वो कहते ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੋ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਭਰ ਕੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ रात। अल्लाह माफ करे सर, समझा रहा हूँ आपको, तो ये इतने खतरनाक लोग होते हैं, तो इनसे चले वापस आओ। कह रहा कि एग्रीमेंट इज, मैं सिर्फ आपको एक चीज समझाना चाह रहा था कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं, ये सेम ही होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट भी सेम ही होगी, पढ़ेंगे इसको। और एग्रीमेंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट ना हो रहा हो जो कानून ने पहले से मना कर रखा हो। एक्सप्रेसली डिक्लेयर, एक्सप्रेसली का मतलब हम पढ़ गए, बोला हुआ या लिखा हुआ, कानून बोलकर नहीं होता, कानून लिखा हुआ है। जिनके कानून ने अपनी किताबों में लिख रखा है, ये एग्रीमेंट जो भी करेगा ये हमेशा वॉइड ही होंगे। इनको क्या बोलेंगे, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स। वो ना कर रहे हो, अगर वो कर रहे होंगे ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। देखो जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ऑफर हुई एक्सेप्टेंस तो प्रॉमिस, प्रॉमिस में कंसीडरेशन तो एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट कानून कह रहा है ये तो मैंने मना किया हुआ एग्रीमेंट, ये तो करना ही नहीं आपने। आप करेंगे सर एक दफा इसको कॉन्ट्रैक्ट बना लो, इन्फोर्सिबिलिटी ऐड करो, कानून कहता है नहीं नहीं, ये तो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एग्रीमेंट है, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। मतलब सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ये भी एक रिक्वायरमेंट से रिक्वायरमेंट है, आप एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट, जो ममनू एग्रीमेंट है वो ना कर रहे। देखेंगे वो कौन से हैं, परेशानी हो जाए हाथे तो लाना, तो पहले इसे बैठा इंज रख के तो तेन की समझ आनी। तो यो लोड क्या पढ़ रहे हो, बोला एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कितने एसेंशियल्स हैं, 5। पार्टीज की कॉन्सेंट कैसी होनी चाहिए, फ्री। पार्टीज कैसी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, कंसीडरेशन कैसी होनी चाहिए, और वो एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड ना। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड का मतलब क्या है, कानून ने पहले से ममनू किया हो। याद रखोगे मेरे बच्चों, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, बोला 5। नीचे से बताओ, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट ना, यही लफ्ज बोलना है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड ना। उसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसीडरेशन, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अब 2 और भी हैं, वो पहले हमें ऐड करने चाहिए, वैलिड ऑफर हो, वैलिड एक्सेप्टेंस, फिर आगे ये बातें ऐड करनी 7 होने चाहिए थे, क्योंकि अगर वैलिड ऑफर ही नहीं, ये आगे बात बनेगी नहीं, और वैलिड एक्सेप्टेंस ही नहीं, फिर भी आगे बात नहीं बनेगी। तो वो भी बनते हैं, लेकिन जब वो पेपर में पूछे आप यही बता दीजिएगा, लेकिन आप ऐड कर देंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है। लो बेटा, अब एक और चीज देखिएगा, कहता है ऑरल कॉन्ट्रैक्ट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा ये तो हम देखते आ रहे हैं, इवन देन कॉन्ट्रैक्ट हम कैसे बन जाते थे, इम्प्लाइडली। इम्प्लाइडली कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या था, बाय कॉन्ट्रैक्ट। आपने कोई लफ्ज बोला ही नहीं था बीच में, याद हो जब शू शाइनर सामने आके खड़ा हुआ था, उसकी तरफ से वो सामने आके खड़े होना क्या था, ऑफर था, और हमने जूते उतार के उसके पास कर दिए थे, तो ये क्या था, एक्सेप्टेंस था। तो एक बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, किसी ने अल्फाज यूज ही नहीं किए बीच में। जब वो बस आके रुकी थी, उसका रुकना ऑफर था, हमारा बैठना एक्सेप्टेंस था, और हमने वो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, इसमें कोई अल्फाज यूज ही नहीं हुए थे। इसी तरह वो कुली ने सामान उठा लिया, हम आगे आगे चल पड़े, वो पीछे पीछे चल पड़ा, तो रौला मुका, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसका सामान उठाना ऑफर, हमारा आगे आगे चल पड़ना एक्सेप्टेंस, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। इसी तरह मान लो कि जब आप होटल में बैठे हुए थे, उसे लाके 2 रोटियां रखी थी, आपने उनको इनकार नहीं किया, उनका रोटी रखना ऑफर और आपका इनकार ना करना एक्सेप्टेंस। अब क्या करेंगे, ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। हमने बड़ी जगहों पे डिस्कस किया कि एक क्या बन जाता है, बगैर अल्फाजों के भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बाय कॉन्ट्रैक्ट, बाय कंडक्ट, इसको क्या बोलेंगे, इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। बात समझा रही कि नहीं? अब यही बात अब आपको समझा रहे, देखो भैया ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये ज़बानी कलामी भी हो सकते हैं, बिल्कुल वैलिड होते हैं, क्योंकि हम जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हमें लग रहा होगा कि शायद हमेशा लिखकर ही करें तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो लोगों को बताएं भैया लिखकर करना क्या, लोग तो बगैर अल्फाजों के ना बोले ना लिखे फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है।
याद रखोगे। और आंखों से नहीं, बाय कंडक्टर नशैया जे इंज हो जाएगा पास तेरा पेपर। ले बेटा, कहता है कि एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। अच्छा देखो, कहता ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्कुल वैलिड होता है, लेकिन कुछ जगहों पे इसके एक्सेप्शंस। यानी कि एक्सेप्शन, ऑरल कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस का मतलब क्या है, वहां पे आपको ऑरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि रिटर्न ही करना पड़ेगा। रिटर्न ही करना पड़ेगा। और रिटर्न कहां पे करना पड़ेगा, जहां पे कानून स्पेसिफिकली कह दे। और कानून कहां पे स्पेसिफिकली कहता है, जहां पे चीजों को रजिस्टर्ड करवाना लाजम। जैसे आप किसी से प्रॉपर्टी खरीदते हो, क्या वहां पे उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी? जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे जाके जबानी कलामी बुलाएंगे, अकेला नहीं ले रही, अकेला मैंने भेजता ही नोट कर, ऐसे थोड़ी होगा। उसके क्या होंगे, पूरे डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे वहां पे। कोई गाड़ी खरीदी हो, मुझे बताएं क्या इसको रजिस्टर करना था अपने नाम पे, इसको आप रिटर्न करेंगे। कोई मोटरसाइकिल खरीदी हो, रिटर्न करें। कोई साइकिल खरीदी हो, हाँ, इसको रजिस्टर करवाना जरूरी, तो इसको रिटर्न करना भी जरूरी नहीं। याद रखोगे। तो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑरल भी हो सकते हैं, इंप्लॉयड भी हो सकते हैं, लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी हैं कुछ, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ही आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। एक मैंने आपको निशानी बता दी, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट की क्या निशानी है, जहां पे रजिस्ट्रेशन करवानी। बाकी बात है, वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न ही करना पड़ेगा। रिटर्न होगा तो जाके जमा कराएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। कहता है कि इन सर्टेन केसेस वेयर एनी स्पेसिफिक लॉ रिक्वायर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट टू बी मेड इन राइटिंग। जैसे हमारा प्रॉपर्टी लॉ है, वो कहता है कि भाई अगर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का करना है कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या करो, लिख कर करते। Are the presence of witness are for registration of documents relating to that contract। या जहां पे हमें शाते इस तरह प्रेजेंस ऑफ विटनेस की मौजूदगी में कोई काम करना हो, तो उसको क्या करो, उसको रिटर्न कर लो। या फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जहां पे डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड हो, उसको क्या कर लो, रिटर्न कर लो। तो आपको कहीं ना कहीं अब हो सकता है पेपर में पूछ रहे, बताओ वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको रिटर्न करना जरूरी है। आपको उसको कहां से बताना शुरू करोगे, जहां पे लॉ स्पेसिफिकली रिक्वायर कर रहा हो कि कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न ही होना चाहिए, या इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस हो वहां पे, या जहां पे रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो। बता देंगे उसको। अगर कोई बंदा आपसे पूछने से बताए कहां पे कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न ही होना चाहिए, तो कहां पे बताओगे उसको? अच्छा इधर देख लो पहले, कहां पे बताओगे, जहां पे कोई स्पेसिफिकली लॉ रिक्वायर कर रहा हो, किसी खास कानून में लिखा हो। जैसे मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी लॉ में लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी का लेन देन रिटर्न करो। उसके बाद जहां पे रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड हो, कहीं पे भी, उससे ज्यादा ओवरऑल बात कर दी भाई, जहां पे रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मुश्किल बात तो नहीं, पक्की बात। लो बेटा, अब ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं 5 एसेंशियल ही बता रहा हूं। अभी हम 5 एसेंशियल से आगे नहीं बढ़ रहे, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, 5 एसेंशियल। पहला एसेंशियल क्या था बोला, जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो तो उनकी कॉन्सेंट कैसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। फ्री का मतलब क्या है, अपनी मर्जी से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो दोनों बंदे। और अब मेरे बच्चे पढ़ेंगे इसको जाके। अच्छा ये जो एसेंशियल है ना, ये जो 5 एसेंशियल है, चैप्टर नंबर 3 पढ़ना शुरू किया ना हमने, 3 और 4 के अंदर हमने ये एसेंशियल ही डिस्कस करने हैं। चैप्टर नंबर 3 और 4 में ये एसेंशियल ही डिस्कस होंगे। जैसे मान लो कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम 2 एसेंशियल डिस्कस करेंगे। 2 कौन से करेंगे डिस्कस, ये वाले। ये मैं 2 इसलिए कह रहा हूं कि जो ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन दोनों सेम ही होगी। बात समझ आ रही? यानी कि समझो 3 एसेंशियल कह लो, ये इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। लेकिन बच्चे ये दोनों, ये पहले वाला और आखिरी वाला, ये दोनों हम जाके चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। याद रखोगे। यानी कि चैप्टर नंबर 3 और 4 का एजेंडा क्या है, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ रही? क्योंकि ये होंगे, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था, चैप्टर 2, 3, 4, 5 में सीखेंगे कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे, तभी बनेगा जब वो क्या हो, एसेंशियल पूरे हो। तो चैप्टर 2, 3, 4 में, जैसे चैप्टर नंबर 2 में एसेंशियल कुछ बताए उसने, कौन कौन से बोला, वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस है, उसके एसेंशियल बताए। अब चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको 3 एसेंशियल बताएगा है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसीडरेशन कब होगी, और पार्टीज क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। और बाकी दोनों हम कहां पे पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 के अंदर। चैप्टर नंबर 5 में भी है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे वहां पे। समझ आ रही है थोड़ी बहुत? तो पढ़ते हुए थोड़ा सा दिमाग में रखना कि हम कैसे पढ़ रहे हैं इसको। तो बेटा इन पांचों लाइनों का थोड़ा सा पहले मतलब समझ लो। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि पार्टीज क्या होनी चाहिए, उनकी कॉन्सेंट कैसी होनी चाहिए, फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट का मतलब क्या है, दोनों अपनी मर्जी से, यानी कि सादा अल्फाज में मैं कह रहा हूं, अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट में ए की शक्ल हो ऐसी और ए की शक्ल हो ऐसी, लग रहा है कि एक बंदे की रजामंदी शामिल नहीं है, शायद वो खुश नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट में। हम चाहते हैं कि दोनों की शक्लें क्या हो, दोनों अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
अब ये जो शक्ल है, ये शक्ल कैसे हो सकती है, ये वाली शक्ल कैसे हो सकती है? अगर तो जैसे जैसे सबसे पहला अज्यूम कर लो, मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है चल भैया ये अपना घर बेच दे, वो कहता मैंने नहीं बेचना, कहता 2 करोड़ ले ले, बेच दे, कहता मैंने बेचना, कहता ला फिर तेरी ऐसी तैसी। अब वो सोचो बेचारा एक बंदे को मारने की धमकी लगा रहा है एक बंदा, इसको कहते हैं कॉर्जन अप्लाई करना। इसको के लिए लफ्ज क्या बोलेंगे? कॉर्जन। कि जब कोई बंदा क्या कर रहा हो, किसी को डरा धमका रहा हो, डरा धमका के जब उसको कॉन्ट्रैक्ट के लिए कायल कर रहा हो, तो उसकी कॉन्सेंट फ्री नहीं होती। यानी कि किसी से एक्सेप्टेंस कैसे ले रहा हो ऑफर की? डरा धमका के। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कॉर्जन। क्या लफ्ज बोलेंगे इसके लिए? कॉर्जन। क्या लफ्ज बोलेंगे? कॉर्जन। क्या लफ्ज बोलेंगे? कॉर्जन। ठीक हो गया। कॉर्जन किसको कहते हैं? डरा धमका के किसी को किसी से एक्सेप्टेंस लेना। बात समझ आ रही? खुद सोचें यहां पे ये बंदा जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये इस तरह की शक्ल होगी इसकी, पक्की बात है। ये खुश थोड़ी होगा, इसकी शक्ल क्या होगी? इस तरह की होगी। बेचारा भाई करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे मारने की धमकी लगा। उसके बाद दूसरा, अगर कहीं पे अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक लफ्ज बोलेंगे हम अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये भी एक बच्चे अज्यूम कर लो, यहां पे भी एक पार्टी की कॉन्सेंट फ्री नहीं होती। अज्यूम कर लो हमजा मोबाइल दिखाओ भैया। ये हमजा के पास मोबाइल है। मैंने क्या किया, अपनी जेब से 5,000 रुपया निकाला, मैंने कहा कि हमजा ये मोबाइल मुझे दे दो। अब ये सारी क्लास सुन रही है। अब हमजा कहेगा भैया मेरा 1 लाख रुपए का मोबाइल, और ये क्या कर रहे हैं 5,000 में खरीद रहे हैं। लेकिन अगर इनकार करूंगा, पता नहीं मेरा पेपर पास होगा कि नहीं। और दूसरे नंबर पे अल्लाह माफ करे उस्ताद की ये वैसे भी बेहरुमती होगी, पता नहीं अल्लाह माफ करे कल जहन्नम में जलूं। और ये सारे लोग क्या कहेंगे मुझे कि यार उस्ताद ने कहा था ना कि भाई ये मोबाइल दे दो, दे देता। कितना नाफरमान बंदा है। अच्छा ये बेचना नहीं चाह रहा, शायद इस तरह की बातें सोच के ये क्या करेगा, वो मोबाइल मुझे 5,000 का बेच देगा। आपको लग रहा है ये अपनी मर्जी से मुझे अपनी एक्सेप्टेंस दे रहे? नहीं। इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होगा, एक बंदा तगड़ा हो, एक बंदा ताकत में नहीं, एक बंदा मकाम और मर्तबे के लिहाज से इतना तगड़ा होगा कि उसके सामने खड़ा हुआ बंदा उसको इनकार करने की पोजीशन में नहीं होगा। यानी कि जो उसने कहते ना उसने मान लेना है। जब इस तरह की हम पढ़ेंगे किस रिश्तों में इस तरह का मामला होगा, जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। एक एम्प्लॉय उसने अभी भी नई गाड़ी खरीदी है, उसका एम्प्लॉयर कहता है भैया ये गाड़ी मुझे इतने की भेज दो। उसको पता है कि भैया अगर मैं ये गाड़ी नहीं बेचूंगा एम्प्लॉयर को, ये तो नौकरी से निकाल देगा, और घर पर फिर भी गाड़ी बेच के चलना। तो बेहतर नहीं भाई ये कह रहा है मैं इसकी मान लूं। बात समझ आ रही थोड़ी बहुत? तो अब दोबारा देखो कि कहां पे एक बंदे की कॉन्सेंट फ्री नहीं होगी। 5 सिचुएशन सिर्फ ऐसी हैं जहां पे कॉन्सेंट फ्री नहीं होती। सिर्फ 5 है, ना 6 है ना 4 है। 5 वजूहात हो सकती है। कभी भी आपकी कभी कोई बंदा ऑफर करे आपको, आप एक्सेप्टेंस अपनी मर्जी से नहीं दे रहे होंगे। सिर्फ कितनी रीजन हो सकती है? सिर्फ 5। या तो आपको डराया धमकाया गया होगा, या वो बंदा तगड़ा होगा, आप इनकार करने की पोजीशन में नहीं होगा। इस तरह की सिचुएशन को क्या बोलते हैं? अनड्यू इन्फ्लुएंस। यानी कि किसी बंदे का आप पर इन्फ्लुएंस था, उस बंदे ने उस इन्फ्लुएंस का नाजायज फायदा उठाया। आपके मान लो कि बड़े भाई वो आपको कोई बात कह रहे हैं, वालिद कोई बात कह रहे हैं, आप इनकार करने की पोजीशन में नहीं। अब तीसरे नंबर पे, अगर कोई बंदा आपसे फ्रॉड कर रहा हो, जब हमारे साथ फ्रॉड होता है मार्केट से, हम आते हैं शक्ल बना के, बड़े खुश होते हैं हम, शक्ल फिर भी ऐसी होती, लुट गए यार। तो जब कोई खुश होते, जब आप किसी को कहते हो, यानी कि जब कोई फ्रॉड होता है आपके साथ, आप उसको कहते हो भाई मेरी रजामंदी से मुझसे फ्रॉड करो, मेरी मर्जी है मुझसे फ्रॉड करो। जब भी आपके साथ फ्रॉड हो रहा होगा, बाय डिफॉल्ट ही आपकी जो कॉन्सेंट होगी फ्री। आपने कभी अपनी मर्जी से किसी अपने साथ फ्रॉड नहीं करवाते। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसी तरह एक फ्रॉड की ही एक किस्म है। अच्छा फ्रॉड क्या होता है? जानबूझ के जब हम किसी से गलत बयानी करेंगे ना, उसको क्या बोलेंगे? फ्रॉड। यानी कि मैं आपको कह रहा हूं ये मोबाइल मुझसे खरीद लो, ये ओरिजिनल है, ये चाइना का नहीं, ओरिजिनल। मुझे पता है ये कॉपी है, चाइना का है, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं? ये ओरिजिनल है। आप मेरी उस बात पे भरोसा करके मोबाइल ले जाते हैं, लेकिन घर जाके पता चला ये तो कॉपी थी। तो मैंने आपके साथ फ्रॉड किया, क्या आपकी कॉन्सेंट फ्री थी यहां? नहीं। जब फ्रॉड हो, कानून कहता है बाय डिफॉल्ट ही आपकी कॉन्सेंट फ्री नहीं होती, क्योंकि आपको पहले पता होता ना ये कॉपी आप कभी ना खरीदते। बात समझ आ रही है कि नहीं? उसके इसी तरह एक और भी है, फ्रॉड की एक दूसरी किस्म भी है, लेकिन उसको फ्रॉड नहीं कहते। जब कोई बंदा आपसे गलत बयानी कर रहा, गलत बयानी जानबूझ के करे, फ्रॉड अनजाने में करे, तो मेरे बच्चे उसको हम कहेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन। अनजाने में करे तो क्या करेगा? मिस रिप्रेजेंटेशन। अनजाने में करे तो मिस रिप्रेजेंटेशन। पढ़ेंगे इसको एक एक करके जाके। और 5वीं है जब आपसे गलती हो। गलती कभी भी मेरे बच्चे हम अपनी मर्जी से नहीं करते।
उसमें हमारी मान लो कि कंसेंट या ये कह लें कि हमारी फ्री कंसेंट नहीं होती गलती। तो सोचो जब आपसे गलती होती क्या आप अपनी रजामंदी से करते हैं गलती? नहीं, पेपर में गलत कर दिया आप जानबूझ के कर रहे थे, गलत कर रहे थे? नहीं। तो याद रखिएगा जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनकी कंसेंट हमेशा फ्री होनी चाहिए। पार्टीज की कंसेंट कैसी होनी चाहिए? हमेशा फ्री, नहीं खाली फ्री नहीं, हमेशा फ्री होनी चाहिए। और हमेशा फ्री ही होती है अगर बीच में 5 में से कोई चीज ना आ जाए। जब 5 में से कोई एक चीज भी आ गई तो कंसेंट फ्री नहीं। कब कब बोला? अगर कोई ड्रा धमका रहा हो आप, या आपने तगड़े होने का नजायज फायदा उठा रहा हो। अभी ये अल्फाज बोल रहा हूं, जब पढ़ेंगे रेलिवेंट टॉपिक फिर हमें समझ आ जाएगी जब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। या तो कोई आपको ड्रा धमका रहा हो, इसको क्या बोलेंगे? कॉर्जन। या कोई अपने तगड़े होने का नजायज फायदा उठा रहा हो, इसको क्या बोलेंगे? अनड्यू इन्फ्लुएंस। या कोई बंदा आपसे फ्रॉड कर रहा हो, या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा हो, या आपसे मिस्टेक हो रही हो, यहां पे आपकी कंसेंट फ्री नहीं होती। इसके अलावा कोई छठी चीज है ही नहीं। कभी भी हो ना, आप ले आइएगा मेरे पास, सर ये कंसेंट मेरी फ्री नहीं थी, तो बताएं इन 5 में से क्या हो। और कभी चेक भी कर लीजिएगा, कभी भी होंगे तो ये 5 ही, कभी देख लीजिएगा, हो ही नहीं सकते, ढूंढ ले आइए। पढ़ाना छोड़ दूंगा यार, बच्चे नहीं बात, मैं क्यों पढ़ाता हूँ? मेरे नॉलेज तो इजाफा होगा और अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। वो माइनर है बुढ़िया, मजाक कर रहा। नहीं मेरे बच्चों, अभी पता चल जाएगा माइनर किसको बोलते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं बोला? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला एसेंशियल क्या था बोला? पार्टीज की कंसेंट फ्री होनी चाहिए। और पार्टीज की कंसेंट फ्री ही होती है अगर बीच में कितनी चीजें आ जाए? 5। और 5 में कौन कौन सी? कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। कॉर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस दोनों इकट्ठे पढ़ेंगे, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों इकट्ठे करके पढ़ेंगे, मिस्टेक अकेली ही है। याद रखोगे? लेकिन है कितनी चीजें? सिर्फ 5। उसके बाद दूसरा एसेंशियल हमने क्या डिस्कस किया था? पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। और अब कानून आपको यहां पे बताएगा, पार्टी जो दो बंदे आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये दोनों हमेशा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ही हो। अगर 3 तरह के लोग ना, यानी कि सादा अल्फाज में सिर्फ 3 तरह के लोग हैं जो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इनके साथ कभी एग्रीमेंट ना कर। मैं लफ्ज ये नहीं बोलूंगा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कभी बनेगा ही नहीं। इनके साथ कभी एग्रीमेंट ना करना। अगर आप एग्रीमेंट कर भी लोगे उसमें कभी इन्फोर्सेबिलिटी ऐड और वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। 3 लोग ऐसे, सिर्फ 3 लोग जो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तान के अंदर। कहता कौन कौन है? अगर कोई बंदा माइनर, देखेंगे इसको, जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, या कोई बंदा पागल हो, या कोई बंदा पागल हो, अनसाउंड माइंड। क्या लफ्ज इसके लिए बोलेंगे? अनसाउंड माइंड, जिसका माइंड साउंड ना हो, यानी कि उसका ज़हनी तवाज़ुन सही ना हो। फिर तीसरे नंबर पे डिस्कस करेंगे जो नहीं 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 डिसक्वालिफाइड बैलो। क्या लफ्ज बोलेंगे? डिसक्वालिफाइड बैलो, जिसको कानून ने मना कर दिया हो। अच्छा, ये जो तीसरा होगा, ना ये पागल है ना ही ये बच्चा है, ये कैदी नंबर 804 है। ना पागल है ना बच्चा है, एक ही तो हुक्मरान है जो सच्चा है, और वो कौन है बोला? कैदी नंबर 804। लेकिन पर ये कैदी सिर्फ एक होगा उसमें से डिस्क्वालिफाइड लॉ में से, यानी कि 4 तरह के लोगों को कानून ने मना किया हुआ। ये आगे जाके पढ़ेंगे। कैटेगरी 3 ही, पागल भी 3 तरह के होंगे। फिर आपने देखना आप किस पे फॉलो करते हैं। मजाक कर रहा हूं बेटा। कितनी तरह के लोग हैं जो एग्रीमेंट नहीं कर सकते, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जिनके साथ अगर इनके साथ कभी एग्रीमेंट करोगे तो ये कभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कभी सामने बच्चा हो, या कोई पागल हो, या डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। क्या लफ्ज बोलेंगे? डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, जिसको कानून ने मना कर दिया हो, इसके साथ आपने एग्रीमेंट नहीं करना। याद रखोगे इसको। कितने लोग इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? सिर्फ 3, इनके साथ कभी एग्रीमेंट ना करना। अब आगे वहीं पे हम पढ़ेंगे, जब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कितने कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, इसी को अपोजिट करेंगे। अगर कोई बंदा मेजर हो, अगर कोई बंदा साउंड माइंड हो, अगर कोई बंदा नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, वो लोग कौन होते हैं? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या बोला था वहां पे? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो मेजर हो, साउंड माइंड हो, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कि कानून ने इसको मना ना किया। याद रखेंगे। पढ़ क्या रहे हो बोला अभी टॉपिक? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला एसेंशियल क्या था? पार्टीज की कंसेंट फ्री होनी चाहिए। और हमने कहा कि पार्टीज की कंसेंट हमेशा फ्री ही होती है अगर बीच में 5 चीजों में से कोई ना आ गया हो। और वो 5 चीजें कौन कौन सी थी? कॉर्जन। कॉर्जन क्या होता बोला? डराना धमकाना। अभी ये लफ्ज बोल रहा हूं, जब तक डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे। जब डेफिनेशन पढ़ लेंगे, खबरदार किसी ने लफ्ज बोला डराना धमकाना, दे देगा नंबर आएगा तो डराना धमकाना। तो क्या होगा? कॉर्जन, डराना धमकाना। दूसरा क्या होगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस कब होता है बोला?
जब कोई तगड़ा बंदा अपने तगड़े होने का नाजायज फायदा उठा, दो कंडीशन इसमें जरूरी होंगी। एक तीसरा भी है, वो भी नहीं बताऊंगा आपको। यानी कि उनके दरमियान एक जाहिर बात है उनका कोई आपस में रिश्ता भी हो, उस रिश्ते में एक बंदा तगड़ा भी हो और बंदा तगड़े होने का नाजायज फायदा भी हो। रिश्ता ही नहीं, तगड़ा है, नाजायज फायदा उठा रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा, उसमें आपस में ताल्लुक होना। यानी कि कभी भी कोई अजनबी आप, खैर वो जब पढ़ेंगे फिर देखेंगे, अभी रहने दो, एमईएम दबा रहा हूं। और तीसरे नंबर पे फ्रॉड। फ्रॉड कब होता है बोला? जब कोई जानबूझ के झूठ बोल रहा हो, या सादा अल्फाज में झूठ बोलने वाले को भी पता हो मैं झूठ बोल रहा हूं। इसका एक साथ और भी है, मिस रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, यहां में भी एक बंदा झूठ बोल रहा होता है, लेकिन उसको लग रहा था मैं सच बोल रहा हूं, बोल झूठ ही रहा है, लेकिन उसको क्या लग रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ये कॉपी है, मुझे पता है मैं आपको ओरिजिनल कह के बेच रहा हूं, जानबूझ के झूठ बोल रहा हूं। अच्छा, ये मुझे किसी ने बेचा है ओरिजिनल कह के, है ये कॉपी, मुझे किसी ने बेचा है ओरिजिनल कह के, और मुझे लग भी ओरिजिनल नहीं रहा है। आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको कहा बेटा ये मुझसे मोबाइल खरीदो, आपने कहा सर ओरिजिनल कॉपी, मैंने कहा ओरिजिनल है। अच्छा, झूठ मैं यहां पे बोल रहा हूं, लेकिन झूठ अनजाने में बोल रहा हूं, मुझे खुद इस बात पे यकीन है शायद कि मैं जो बोल रहा हूं सच है, लेकिन हकीकत में क्या बोल रहा हूं, झूठ। तो मिस रिप्रेजेंटेशन उस वक्त होती है जब कोई बंदा अपनी तरफ से तो सच बोल रहा है, लेकिन हकीकत में झूठ बोल रहा है, लेकिन उसको लग रहा है मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन हकीकत में क्या है, झूठ। इसी तरह मोस्टली जो लोग आपको चीज कह के भेज दें, उसी तरह आप आगे बेचना शुरू कर दें, आप उसको पता ही नहीं करेंगे ये जो चीज मैं जो कह के बेच रहा हूँ वो इस तरह है भी या नहीं। बात समझ आ रही थोड़ी बहुत? उसके बाद मिस्टेक वो देखेंगे उसको। तो बड़ा दूसरा हमने क्या डिस्कस किया बोला, कंप्लीट कौन पार्टीज क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट। और कितने लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं? तीन। कितने इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं? इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन है? माइनर, अनसोल्ड माइंड, डिस्क्वालिफाइडेबल। समझ आ रही थोड़ी बहुत? अब्दुल गिरी समझ आ रही? अब तुम दसांगा जब पूछेंगे ना मेरे बच्चे फिर नाना बताएं। लॉफुल कंसिलेशन, नेक्स्ट एसेंशियल क्या था? लॉफुल। जस्ट एग्जांपल मेरे बच्चे, मान लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि मिस्टर बी ये मुझसे 1 लाख रुपए का ये बाइक खरीद लो, ये सेलर है, और मिस्टर बी ने क्या कर लिया, इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। मिस्टर ए मिस्टर बी को बाइक देना, मिस्टर बी मिस्टर ए को लाख रुपए देना, कोई दिक्कत है इसमें? कंसिडरेशन में दोनों को जो मिल रहा है लॉफुल है, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है कि भैया ये बाइक मुझसे खरीद लो और बदले में 1 पाइया चर्च चाहिए, अब मेरे बच्चे देखो, मिस्टर बी को क्या मिलेगा? बाइक, वो तो लॉफुल है, लेकिन मिस्टर ए को क्या मिल रहा है? चर्च, वो क्या है? अनलॉफुल। दोनों के लिए कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए? लॉफुल होनी चाहिए। याद रखोगे, द एग्रीमेंट इज मेड फॉर लॉफुल। और चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? लॉफुल। ऑब्जेक्ट लॉफुल ही होगा, मकसद लॉफुल ही होगा अगर किसी की जान, किसी का माल, किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाना मकसद ना हो, तो मकसद क्या होगा? लॉफुल ही होगा। बात समझ? ये वैसे मैंने जज्बाती बताया, आप कानूनी देख लें तो ऑब्जेक्ट लॉफुल ही होगा अगर मकसद किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचाना हो, उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाना ना हो, और उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना हो। जैसे मान लो मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूं, जाओ उस इंसान की जाके टांग तोड़ाओ, मकसद क्या है? अनलॉफुल। क्या इसमें था? क्या बोला? किसी को हम किसी को जानी तौर पे नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं आपको कहता हूं कि ये लो पढ़ो 1 लाख रुपया, और इमरान खान के बारे में ना कोई वाहियात किस्म का कॉलम लिखो अखबार में, जो हमारे आजकल लिख रहे हैं। तो इस तरह का मकसद, ये पैसे लेकर इस तरह किसी के ऊपर मान लो कि उसकी इज्जत पर कीचड़ उछालना, ये भी क्या है? अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, मकसद गलत है। या मैं कहता हूं ये लो पकड़ो मेरे इतने पैसे, वो जो फलाना बंदा है ना उसके घर के साथ दरख्त है, उस दरख्त को ऐसे काटो कि उसके घर पे गिरे और तबाह हो जाए, मकसद क्या है? अनलॉफुल। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो खैर पढ़ेंगे इसको, कब ये लॉफुल ऑब्जेक्ट या कब ये कंसिडरेशन लॉफुल होगी या कब ये अनलॉफुल होंगे, ये पढ़ेंगे आगे जाकर रोज। और आखिर पे क्या था? एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड ना। देखो एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कितने थे बोला? और एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कितने थे? 5। सबसे पहला फ्री कॉन्सेंट, दूसरा कॉम्पिटेंट, तीसरा लॉफुल ऑब्जेक्ट, चौथा लॉफुल कंसिडरेशन, जो भी आगे, और पांचवा एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड ना। अच्छा, जब हम एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट पढ़ेंगे ना चैप्टर नंबर 4 के अंदर, शुरुआत उसकी होगी अगर कोई बंदा किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहा हो शादी में रुकावट का, ये वॉइड होते हैं। शादी करना हर एक बंदे का बेसिक राइट है, वो कर सकता है। शादी में रुकावट का कोई भी एग्रीमेंट, वो क्या होगा? वॉइड होगा। बात समझ? बाकी भी पढ़ेंगे, सिर्फ आपको एक बता रहा हूं,
जब चैप्टर आएगा, जब वो चौथा चैप्टर आएगा, जब ये टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कौन कौन से एग्रीमेंट क्या है, वो कानून ने पहले से मना कर रखे, कहते ना ना कर, ये ना करो। अगर इस तरह का एग्रीमेंट कर भी लिया, जैसे जैसे होता है, मान लो एक मिस्टर ए है, मिस्टर बी शादी करने जा रहा था मिस सी से, अज्यूम कर लो। मिस्टर बी को कहता है कि मिस्टर बी ये पकड़ 10 लाख रुपया, तूने मिस सी से शादी नहीं करनी, ये मान गया, इस ऑफर की इसने एक्सेप्ट कर ली। इस तरह के जो एग्रीमेंट होते हैं ये समझे जाते हैं शादी में रुकावट का एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट जो किया है ये क्या है, ये वॉइड। अगर मान लो उसने 10 लाख रुपया लिया, उसे धूमधाम से शादी की मिस सी से, तो मेरे बच्चे खुद सोचो, अब ये कल अदालत में जाएगा, सर ये देखो हमारा तो एग्रीमेंट हुआ था कि ये मिस सी से शादी नहीं करेगा, तो अदालत कहेगी तू कौन होना भाई, तू कौन है ये एग्रीमेंट करने वाला। शादी करना हर एक का राइट है, और उसने कर लिया तो इट्स ओके। बात समझ आ रही है कि नहीं? और भी पढ़ेंगे मेरे बच्चों। ये अभी अभी जो आपने टॉपिक जो पढ़ा, ये सिर्फ हम वो 5 एसेंशियल को थोड़ा सा देख रहे थे कि 5 एसेंशियल्स के अंदर हमने क्या पढ़ना है। क्या रखोगे इस बात? अभी सिर्फ वो 5 लाइनें पढ़ी हैं उसके पैर को मना करते हैं। यार, बाद में देखेंगे। और इस्लाम में ये भी पेरेंट्स आपको बोले कि वाइफ को छोड़ देख अल्लाह माफ करे, तेरे सामने सिपारा खुला हुआ, बी लॉ की किताब, पेपर पास करना है कि नहीं, इसके मुताबिक करना है। तो बंदा बन, जब हम अल्लाह माफ करे वहां पे उस तरह के मामला पढ़ ही नहीं रहे, एक लाइन थी इस पूरी किताब के अंदर इस्लामी लिहाज, वो भी इन्होंने खत्म कर कि बच्चों को इस्लाम का पता ही ना लगे। वो पढ़ेंगे वहां पे, मेरे बच्चे फ्रॉड के अंदर ही पढ़ेंगे, चैप्टर 4 के अंदर। वहां पे एक लाइन लिखी हुई थी कि अगर मान लो कि ये जो चीज है ये टूटा हुआ है मोबाइल में मेरे पास, तो वहां पे एक लाइन पढ़ेंगे कि अगर कस्टमर आपसे ना पूछ रहा हो इसमें जो ये टूटा हुआ मोबाइल है डिफेक्ट है, बताना आपकी जिम्मेदारी नहीं। ये रूल पढ़ेंगे, रूल यही है, इस लैपटॉप में कोई डिफेक्ट है, आप खरीदने आए हो, इसमें डिफेक्ट मुझे बताना मेरी जिम्मेदारी नहीं। आप खुद चेक कर लो इसको, बता दूं, नहीं तो अगर पूछ भी रहे हो सर टूटा हुआ तो नहीं, बताना मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं खामोश, मैं नहीं बता रहा कुछ भी आप। लेकिन हमारा जो शरीयत है वो कहती है जब आप कोई चीज बेचो उसमें जो डिफेक्ट है वो बता के बेचो। ये लाइन लिखी होती थी वहां, वो भी उन्होंने खत्म कर। कारतूस ये रहे हैं तो अल्लाह माफ करे, इस्लामी गला नहीं, इन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। ले बेटा बहुत परेशान हो जाते हैं थोड़ी बहुत बात में, सर ये क्या कह दिया आपने, पता नहीं, अल्लाह माफ करे, कोई गैर इस्लामी कोर्स है, कोई गैर इस्लामी कोर्स है। आप इस्लाम जो हमसे चाह रहे हैं ना मेरे बच्चे, वो बहुत आसान चीज है। हमने अपनी जिंदगी एम मुश्किल कर रखी है चीजें, बड़ी आसान चीजें हैं, हमने अभी खुदा ना खासा इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया उसको, ऐसे भी अल्लाह माफ करे। और करना हमने कुछ भी नहीं होता सर, मजे की बात है, हमने एक रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं करनी होती। फिक्रमंद बड़े हैं, कहीं खुदा ना खासा हम गैर इस्लामी काम कर रहे हो, अल्लाह ना करे, जैसे बाकी सारे इस्लामी हैं। ये तो बहरहाल मैं कोई मुफ्ती तो नहीं, लेकिन बहरहाल मैं कह रहा हूँ मेरे बच्चे अपने दिल को मुतमिन रखा करो। अगर आपका कोई काम करते हो दिल मुतमिन हो ना, तो अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। लेकिन हमारा दिल कहीं बता रहा होता है ये जो कर रहे हो ना ये गलत है। तो अगर इस तरह दिल कर रहा हो तो उसके बावजूद कर रहे हो तो जाहिर बात है मेरे गैर इस्लामी है। लेकिन नहीं, हमने तो करना है। ले बेटा देखिएगा, अभी आप चर्च जब खरीद रहे हो आपके दिल में आता नहीं यार गलत है, नशा करना गलत है, मना कर रखा है, लेकिन फिर भी कर रहे हो तो भैया खुद सोचो। अल्लाह माफ करे, यहाँ पे जो लोग खाते पीते हैं, बथेरा कुछ मना है, लेकिन खा पी रहे हैं, आम हो गया वो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, माधो तो कोई ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए एग्जांपल है ही नहीं। सही नहीं करेंगे ये तब तक सही नहीं होगा। नहीं नहीं, हर बंदे ने अपना अपना हिस्सा डालो। वो जो है ना, जो जिसको मान लो कि जो भी जिसको हम अपने लिए खुदा ना खासा वो समझते हैं, क्या कहते हैं उसको, खतरा समझते हैं, मजहबी जो मगरबी तहजीब है फलाना है, वो तो अच्छे खासे नेक लोग हैं। वो तो आपके बारे में सोच सोच के परेशान है कि है जन्नत से जाएंगे हैं? फिर साड़ी तो सब तो पहले टिकट लगी होनी। एक चीज का सहारा कि कलमा पड़े हुआ है, उनके पास एक चीज का सहारा नहीं कि उनके पास कलमा नहीं। वो सब कुछ करके भी अच्छाइयां, वो खुदा न खासा जन्नत में, और माशाल्लाह इतने लूट मार सब बेशर्मियां की नहीं कर रहे थे, लेकिन असी जन्नत जाना, असी पक्के जन्नती। लो बेटा वापस आओ।
इंशाल्लाह चलते जाओगे, लेकिन जो पहले लित्र बोला होएगा ना, हैं, वो सह के जाना है जो हरकत ने सारी। ले मेरे बच्चे, अब देखना कितने एसेंशियल थे बोला हमारे क्लास कितने बजे तक? 4 बजे तक 5 एसेंशियल थे। अब उस एक एक एसेंशियल को हमने पढ़ना शुरू करना है। अच्छा, जो पहला एसेंशियल था वो कौन सा था बोला? फ्री कॉन्सेप्ट। वो चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, वो भी नहीं, वो कहां पे पढ़ेंगे? वो चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। अब सब दूसरा एसेंशियल हम पहले पढ़ने लगे, और दूसरा एसेंशियल कौन सा बोला? दूसरा एसेंशियल कौन सा है? एक सेकंड भाई, कहीं मसला लग रहा है मुझे स्पीकर में। हेलो, एक नहीं, हेलो, नहीं आवाज आ, हो गया, ले बेटा, हेलो, थोड़ा सा आवाज बहुत थोड़ी आ रही। सही है, सही है। ले बेटा, तो 5 एसेंशियल थे। 5 एसेंशियल में पहला तो हम पढ़ेंगे जाके चैप्टर 4 में। दूसरा कौन सा तो बोला? पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मेरे बच्चे वहां से शुरू करने लगे। ये दूसरा, तीसरा, चौथा हम यहीं पे पढ़ लेंगे, पहला और 5वां चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। शुरू करें। ये क्या पढ़ने जा रहे हैं? एसेंशियल्स ऑफ पहले कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला कौन सा था बोला? फ्री कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा कौन सा था? पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट। अभी हमने डिस्कस किया कि पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ही होती हैं। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कानून ने रौले में कहा दी, कहता है हर पर्सन। और पर्सन की डेफिनेशन का तो पता ना, पर्सन इसमें कंपनियां भी आ जाती हैं, आम इंसान भी आ जाते हैं, ये तो पता ना। जहां पे मैंने आपको बताया था, जब पूरा सीए कर रहे हैं, पूरे सीए के अंदर कहीं पे लफ्ज पर्सन आ जाए, इसमें कंपनियां भी दिमाग में रखा करो, आम लोग। इंडिविजुअली लफ्ज बोला उसने क्या बोला है? पर्सन। कहते हैं एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कौन सा? कहते हैं जिसमें एज ऑफ मेजोरिटी हो, मतलब जो बच्चा ना हो, और मतलब जिसकी उम्र 18 साल हो, अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। अच्छा, डिफरेंट लॉज में डिफरेंट एज ऑफ मेजोरिटी हो सकती है। जैसे मान लो कि हमारे यहाँ पे शादी के लिए वो एज ऑफ मेजोरिटी वो पहले 18 साल से कम भी थी। अब जाके उन्होंने कानून चेंज किया, उसको क्या किया, उसको बढ़ाया। पहले तो था नहीं इस तरह का मामला, लेकिन अब उन्होंने 18 साल किए, और इस पे कोई थोड़े से वो भी हैं, अभी इश्यूज भी चल रहे हैं। तो कुछ मामला में एज ऑफ मेजोरिटी 18 साल होती है, कुछ में 21 साल भी होती है। तो डिफरेंट लॉज के अंदर एज ऑफ मेजोरिटी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन होना क्या चाहिए? जिस लॉ के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा हो, उसके मुताबिक उसकी एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए उसके अंदर। दूसरा, एंड लिखा हुआ है, मतलब एक बंदा है 22 साल का, लेकिन पागल है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मतलब ये सारी कंडीशन पूरी करनी है आपने। एंड ही इज ऑफ साउंड माइंड, उसका ज़हनी तवाज़ुन भी सही। फिर एंड लिखा हुआ है आगे। ये ना हो कि वो जेल में बैठा हो, मतलब उसकी उम्र भी 22 साल है, ज़हनी तवाज़ुन भी सही है, लेकिन कैद में बैठा हुआ, फिर भी वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो 3 मेरे बच्चे रिक्वायरमेंट, एज ऑफ मेजोरिटी भी हो, साउंड माइंड भी हो, और डिसक्वालिफाइड बाय लॉ ना हो, यानी कि ना डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। अब देखो ना, जो डिसक्वालिफाइड बाय लॉ है वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। और ये कौन से होंगे? तीसरे वाले कौन से होंगे? यहाँ पे मेरे बच्चे पढ़ेंगे, इसी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, वो आपको पता चलेगा ये तीसरे वाले कौन से। बस अभी आप दिमाग में रखो, अगर पेपर में पूछेगा बताओ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है, तो क्या कहेंगे? एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो क्या है, उसमें क्या हो, एज ऑफ मेजोरिटी हो, एंड लिखना आगे, और नहीं लिखना, एंड ही इज ऑफ साउंड माइंड, एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कानून ने उसको डिस्क्वालीफाई ना किया, कॉन्ट्रैक्ट करने से मना ना किया। याद रखोगे इसको। अब यही से वो पेपर में पूछेगा बताओ इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है, यही से बताएंगे उसको। एवरी पर्सन इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसमें क्या क्या ना हो, एज ऑफ मेजोरिटी ना हो, अगर उसमें क्या ना हो, उसमें साउंड माइंडनेस ना हो, या ये कह लो कि वो क्या हो, अनसाउंड माइंड हो, या इसी तरह एवरी पर्सन इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो क्या है, माइनर है, अगर वो क्या है, अनसाउंड माइंड है, या क्या है, डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, ये लोग क्या है, इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। याद रखोगे। अब देखो, सबसे पहले आपने एसेंशियल पढ़े, एसेंशियल में से आप एक एक करके पढ़ने लगे। सबसे पहले हमने दूसरा एसेंशियल पढ़ना शुरू किया कि कंपिटेंस को देखना शुरू किया, कौन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हमने देखा कि 3 तरह के लोग कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इन 3 चीजों को एक एक करके हमने पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? एज ऑफ मेजोरिटी। कहता पाकिस्तान में जो एज ऑफ मेजोरिटी है वो है 18 साल, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, और भी है कुछ, लेकिन फिलहाल हमारे सिलेबस में, जो हमने सिलेबस के मुताबिक चल, हमारे सिलेबस में जो एज ऑफ मेजोरिटी कितनी है, 18 साल। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन भी दी हुई है। कहता कि अगर किसी बच्चे का गार्डियन अपॉइंट हुआ हो, अगर किसी बच्चे का गार्डियन अपॉइंट हुआ हो, बात होता है कोई बच्चा है, उसके वालिदैन की डेथ होगी, उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसको मैनेज करने के लिए कोर्ट की तरफ से किसी गार्डियन को अपॉइंट कर दिया जाता है, उसके किसी रिश्तेदार में से या कोई और बंदा।
या बाज़ वालिदैन का ही आपस में कोई इस तरह का मामला है, उन्हीं वालिदैन में से किसी एक को उस बच्चे का गार्डियन अपॉइंट कर दिया जाता। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ऐसा बच्चा जिसका कोई गार्डियन अपॉइंट हुआ हो, कानून कहता है उसकी जो एज ऑफ मेजोरिटी होगी वो होगी 21 साल। आम मामला में एज ऑफ मेजोरिटी क्या होती है? 18 साल। लेकिन अगर एक बच्चा हो और उसका कोई गार्डियन अपॉइंट हुआ हो, उस बच्चे की एज ऑफ मेजोरिटी क्या होगी? 21 साल। लेकिन खास तौर पे ये उन मामलों के लिए होगी तो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड हो। बाकी कॉन्ट्रैक्ट वो 18 साल में कर सकता है, लेकिन मेनली क्या होगा, जो उसकी अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला होंगे वो क्या होंगे? 21 साल। अब जरा देखिएगा इसमें पीछे मंतक देखिए, पहले जरा ऊपर रीड कीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ, आखिरी बात है बस। कहता है कि अकॉर्डिंग टू द मेजोरिटी एक्ट 1875, इसमें सारे बता रखे हैं कि कौन सा, मान लो कि मतलब यहाँ पे मेजर है, कौन सा मेजर नहीं। कहता है अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी एक्ट 1875 द एज ऑफ मेजोरिटी ऑफ ए पर्सन डोमिसाइल इन पाकिस्तान इज 18 साल। जिस बंदे का पाकिस्तान का डोमिसाइल बना हुआ किसी भी इलाके का, उसकी जो एज ऑफ मेजोरिटी होगी वो क्या होगी? 18 साल। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, इन केसेस वेयर ए गार्डियन ऑफ ए माइनर इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। ये गार्डियन हम खुद अपॉइंट नहीं करते, कौन करता है? कोर्ट। अगर किसी बच्चे का कोर्ट गार्डियन अपॉइंट कर रहा हो तो उस बच्चे की जो एज ऑफ मेजोरिटी होगी, इन विच केस द एज ऑफ मेजोरिटी एक्सटेंड टू 21 ईयर्स। अब इसमें वजह क्या है? जस्ट एग्जांपल, ये बच्चा है, अज्यूम कर लो कोर्ट ने क्या कर दिया, इस मिस्टर ए को इसका गार्डियन अपॉइंट कर दिया, मिस्टर ए को गार्डियन अपॉइंट कर दिया, सर आप देखो इसको, देखभाल करो इसके सारे मामले, प्रॉपर्टी को देखो इसके, ये बच्चा है, इसको नहीं पता, ये समझ बूझ नहीं थी। अब क्या होगा, ये गार्डियन इसकी प्रॉपर्टी इसकी देखभाल सारा कुछ कर रहा है। अब ये बच्चा जब 18 साल का होगा, हो सकता है ये गार्डियन उस वक्त इसको कहता है कि बेटा ये जो प्रॉपर्टी है, ये पकड़ो डॉक्यूमेंट्स, इसमें साइन करो, मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो। कहेगा क्यों करूंगा, देखी तेरी देखभाल नहीं की, सारा कुछ तो मैंने तरफ वो किया, तो ये मुझे इतने की को भेज दे, अज्यूम कर लो। और वो क्या करेगा, उसको भेज देगा, और वो समझेगा कि देखिए ये गार्डियन है जिसने मुझे पाला पोसा है, मैं इसको कैसे इनकार कर सकता हूं। तो कानून ने कहा कि जहां पे किसी बच्चे का गार्डियन अपॉइंट हुआ हो तो इसकी एज ऑफ मेजोरिटी 18 साल नहीं बल्कि 21 साल होगी, ताकि वो इस रिश्ते को पहचान सके। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो शायद 3 साल इसलिए दे दिए ताकि इसमें मजीद मेच्योरिटी आ जाए, उसको समझ आ जाए ये गार्डियन है। ये ना हो कि वो गार्डियन क्या कर रहा हो, उसको कोई प्रॉपर्टी अपने नाम पे, अक्सर होता है ना मूवीज के अंदर, है? कि इस तरह कोई चाचा ताया उनका कोई गार्डियन होता है, उसके बाद देख रहे होते हैं कब ये बड़ा हो, 21 साल हो, इसके बाद इसको फिनिश करें सारा कुछ खरीद खराद के, है, या इसकी शादी ब्याह कर दें, है, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए होगा, मोस्टली इस तरह के जो काम होंगे जो प्रॉपर्टी से लिंक कर रहे होंगे वो क्या हो रहे हैं, सारे 21 साल। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये 3 साल इसको एक्स्ट्रा क्यों दिए, ताकि इनको ये पहचान सके। ये काफी होते हैं 3 साल। फिर मैं यहाँ पे बच्चों को बता रहा होता हूँ कि हर कॉलेज का अपना अपना एक इन्वायरमेंट होता है। बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे कॉलेजेस के अंदर अगर इतना स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट है तो हमने कल फर्म्स में भी तो जाना है, तो वहाँ पे देखो मेरे बच्चे फर्म में जाएंगे 2-3 सालों के बाद, कम से कम आपको पता चल जाएगा इंसानों का, और मेच्योरिटी आ जाएगी, पता चल जाएगा कि इंसान कौन है, हैवान कौन है। तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे एक समझो कि एक इस तरह का माहौल रखते हैं ताकि हर बच्चा उसको पुरसकून माहौल में पढ़ सके। तो जब बड़े होंगे तो इंशाल्लाह जब फर्म में जाए तो फर्म में मामला तो इंशाल्लाह उस वक्त तक मजीद मैच्योर हो चुके होंगे, अपने फायदे नुकसान का पता चल चुका होगा, गलत सही का पता चल चुका होगा। तो इसलिए मेरे बच्चे, खैर सर समझा रहा हूँ आपको, देखो कानून भी तो यही समझ रहा है ना कि 18 साल का बच्चा शायद बहुत समझदार नहीं होता इस तरह के मामला में, तो हम क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस होगा उनका अपने जिन्होंने पाला पोसा, चाहता है वो इस इन्फ्लुएंस से निकल सके, तो 3 साल उसको मजीद दे दिए कि शायद उस वक्त वो मजीद मैच्योर हो चुका हो। याद रखोगे इस बात पर। तो जब वो 21 साल का होगा तो उस वक्त कहेंगे इस मामले में क्या है, मेजर है। याद रखोगे। अब सादा बस आपने इतना याद रखना, आपको इतना वो करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी एक्ट 1875, बहुत सारे पेपर में कहीं लिख दे मेजोरिटी एक्ट 1875 के मुताबिक बताओ पाकिस्तान में जो मेजोरिटी क्या है, आप कहेंगे हमारे तो पूरे सिलेबस में मेजोरिटी 1875 था ही नहीं, सारे तो पढ़ाई कॉन्ट्रैक्ट 1872 था, तो ये तो काम खराब हो गया, इसे हम लोग कोई चीज मिस कर दी हम। भैया ये लाइन पूछ गया बस उसने, एक इतनी सी लाइन, तो पाकिस्तान में एज ऑफ मेजोरिटी, यानी कि जो पाकिस्तान में एज ऑफ मेजोरिटी वो किस कानून के तहत है, मेजोरिटी एक्ट के तहत 1875, और वो कितनी है, 18 साल। जो बंदा पाकिस्तानी होगा 18 साल, लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या है, 18 साल की एक्सेप्शन क्या है, अगर किसी बच्चे का गार्डियन पॉइंट, याद रखोगे इसको, तो उसकी एज ऑफ मेजोरिटी क्या होगी, 21 साल। लो बेटा, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अगेन थोड़ा सा चाहे स्लो चल रहे हैं, लेकिन वजह है क्योंकि बेस है मेरे बच्चे, यहीं पे सारा कुछ तय होना है इंशाल्लाह, आगे तो कोई नहीं। मेन मकसद तो ये थोड़ी है सिलेबस खत्म करना, सिलेबस खत्म करना तो जब मर्जी खत्म कर लो, मेन मकसद क्या है, पेपर पास करना। अगर मकसद सिलेबस खत्म करना है तो कोई मसला नहीं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सारे दे दिए, आपको सबको पोर्टल मिला हुआ, साथ रिकॉर्डेड लेक्चर भी हैं, पकड़ो स्पीड पकड़ो, सारा खत्म कर दो।
आपको कोई नहीं रोकने वाला, पूरे लेक्चर हैं उसके अंदर, रेगुलर भी हैं, फास्ट ट्रैक वाले भी हैं, पिछले वाले। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद क्या है? पेपर पास करना। दोनों रास्ते आपके पास हैं, जिसको मर्जी वो कर लो, लेकिन मुझे कभी ये ना कहे सर हम स्लो जा रहे हैं।